हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोकेम बीडीएन क्लासेस पे। आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नामक चैप्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम समझेंगे अच्छे से और कोशिश करेंगे आपको एक ही बार में अच्छे से समझ में आ जाए। तो बेटा, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लिनियस पॉलिंग। लिनियस पॉलिंग नाम था वैज्ञानिक का। इन्होंने 1931 में कुछ जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स थे उनके बारे में बताया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। CONH3 का होल 6 और 3 पॉजिटिव, FeS2O का होल 6 2 पॉजिटिव, NiCN4 2 माइनस। ये जो हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं ये सभी उपसह संयोजी यौगिक हैं, कॉम्प्लेक्स यौगिक हैं। बेटा, यह हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड आयन है, ये हेक्सा एक्वा फेरस सेकेंड आयन है, ये टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकेंड आयन है। ये सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। तो जो लिनियस पॉलिंग थे इन्होंने इन कंपाउंड्स के बारे में बताया। वो पहली बात इन्होंने बताई कि इसमें जो केंद्रीय धातु होती है, केंद्रीय धातु यहाँ पर CO है या Fe है और यहाँ पर निकिल Ni है, और ये जो जुड़े हुए हैं इससे जिनकी संख्या अधिक है ये लिगेंड्स हैं। लिगेंड्स वो होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु को डोनेट करते हैं और उपसह संयोजी बंध द्वारा केंद्रीय धातु से चारों तरफ से जुड़े रहते हैं, लिगेंड्स होते हैं। तो यहाँ पर जो लिगेंड्स हैं आपके, वो यह NH3 है, यहाँ S2 है और यहाँ CN है। केंद्रीय धातु जो है सेंट्रल मेटल है, यहाँ कोबाल्ट है, यहाँ आपकी Fe है और यहाँ सेंट्रल मेटल है Ni। तो ऐसे यौगिकों के बारे में बताया। सबसे पहले जो केंद्रीय धातु है इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना कैसी होगी, इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में बताया। इलेक्ट्रॉनिक संरचना ज्यामिति के बारे में बताया कि इन कंपाउंड्स की ज्यामिति कैसी होगी, इनके चुंबकीय गुण कैसे होंगे, चुंबकीय गुणों के बारे में बताया और संकरण आदि के बारे में हमको जानकारी मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक संरचना है, ज्यामिति, चुंबकीय गुण, संकरण और यह आबंध किस प्रकार से बनाएंगे, तो इनके आबंधन को समझने में मदद मिलती है इस सिद्धांत के द्वारा हमको। तो आइए अब हम समझते हैं एक एग्जाम्पल्स के द्वारा कि कैसे यह सिद्धांत काम करता है और किस प्रकार यह बताता है। तो सबसे पहले बेटा हम एग्जाम्पल्स को लेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स है ये CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव, इसी को हम प्रयुक्त करेंगे। तो यह एक अष्टफलकीय कंपाउंड है। तो अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में, अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में समझाया जाएगा बेटा आबंधन को। अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में आबंधन को समझना है और ये जो आबंधन होगा वो केंद्रीय धातु और लिगेंड्स के मध्य होगा। एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं हम लोग CONH3 का होल 6 और 3 पॉजिटिव। CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव, यहाँ NH3 है वो लिगेंड है, कोबाल्ट आपकी केंद्रीय धातु है। तो सबसे पहले बेटा हम देखेंगे कोबाल्ट को। तो जो कोबाल्ट है इसका परमाणु क्रमांक 27 होता है और हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 3d7 और 4s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब यहाँ पर यह आयन की पोजीशन में है। तो आयन की पोजीशन में यहाँ देखो NH3 ये उदासीन लिगेंड होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज शो नहीं करता है। तो यहाँ 3 पॉजिटिव है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की 3 है,
3 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिए हैं, तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे वो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d। दो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से निकल जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन 3d से निकल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3d6। अब समझना है बेटा, यह तो कंप्लीट है फुलफिल, और ये जो कोश है इसमें d आपका है, तो d के पास हम लोग समझते हैं कि जो d है इसके पास 5 कक्षक होते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कंडीशन है बेटा 1 2 3 4 5 और 1 6। बाकी 3d के बाद में आपका 4s है, 4s है, यहाँ बना देते हैं 4s और 4p, ये 4p है और यहाँ 4s है और ये 3d है। d में तो इलेक्ट्रॉन है 6, 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और 4p के अंदर भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पर जो लिगेंड्स है बेटा वो NH3 है। अब एक चीज समझने वाली क्या है कि यह सिद्धांत प्रबल और दुर्बल लिगेंड्स जो होते हैं उनमें थोड़ा उनकी जो कंडीशन होती है वो ऐसी होती है, जो पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल्स के पास उसके कक्षकों में, अगर कोई प्रबल लिगेंड्स उस मेटल के साथ जुड़ता है तो वो पेयरिंग करा देता है, युग्मन करा देता है, लेकिन जब दुर्बल लिगेंड्स आता है तो वो युग्मन नहीं कराता है। तो यहाँ पर बेटा जो NH3 है वो हम देखेंगे, यहाँ देखो प्रबल लिगेंड्स हैं और ये दुर्बल लिगेंड्स हैं। तो जो प्रबल लिगेंड्स हैं इनको आप देख लेंगे, याद कर लेंगे कौन कौन से प्रबल लिगेंड्स होते हैं और कौन से दुर्बल लिगेंड्स हैं। प्रबल लिगेंड प्रबल क्यों होते हैं और दुर्बल लिगेंड दुर्बल क्यों होते हैं, इसकी जो जानकारी हमको अगले सिद्धांत क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मिलेगी। यहाँ पर बस आप इतना समझ लीजिए, जो प्रबल लिगेंड्स होते हैं वो जो कक्षक हैं उनमें युग्मन करा देते हैं और लिगेंड्स के लिए वो कक्षक खाली हो जाते हैं, जिससे लिगेंड्स वहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन फिल कर सके, यह प्रबल लिगेंड्स करते हैं। लेकिन जो दुर्बल लिगेंड्स होते हैं वो युग्मन नहीं कराते और जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल के पास उसके कक्षकों में वो वैसे ही रहते हैं और वो अपनी ज़रूरत के लिए आगे कक्षकों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बेटा जो NH3 है वो देखो, NH3 एक प्रबल लिगेंड है और जो प्रबल लिगेंड होता है वो युग्मन करा देता है। तो यहाँ पर एक अगली कंडीशन बनेगी, जो वो कंडीशन क्या है देखिए बेटा, 1 2 3 4 5, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन। अब जो लिगेंड्स इसके साथ आएंगे 6 NH3 तो वो प्रबल हैं, तो इनसे कहेंगे भाई हमारे लिए कक्षक खाली कर दो, एज ए मेहमान आ रहे हैं तो ये कक्षक खाली करेंगे। और यहाँ देखिए ये पेयरिंग हो जाएगी और पेयरिंग जब हो जाएगी तो 2 कक्षक खाली रह जाएंगे 3D के। 3D के जो 2 कक्षक हैं वो खाली हो गए और यहाँ पर है 4s ऑर्बिटल और यहाँ पर है 4p कक्षक, ये 4s है और ये 4p। अब लिगेंड्स हमारे पास कितने हैं 6, तो 6 लिगेंड्स जो होते हैं उनके पास अपने कक्षक होते हैं और उन कक्षकों में होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो बेटा यहाँ पर NH3, यहाँ NH3, यहाँ पर NH3, तो इस तरीके से जो लिगेंड्स है आपका एमीन NH3 वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आया है और वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इसमें जो उसको कक्षक खाली दिखाई दे रहे हैं इसमें वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो फिल करेंगे। तो इस तरीके से NH3 के पास इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर देंगे। अब देखिए समझने वाली बात क्या है बेटा, इन कक्षकों का नाम हम पिछले लेक्चर में समझ चुके थे। ये dxy dyz और dxz है, ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर है। तो जो NH3 हैं इन्होंने NH3 ने 6 जो NH3 हैं इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को इन कक्षकों में शिफ्ट कर दिया
अब ये कक्षक कौन कौन से हैं वो देखेंगे हम लोग। बेटा यहाँ डी के जो कक्षक है, इधर यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, देखना यहाँ जो 3D के कक्षक हैं इस्तेमाल कर रहे हैं हम 2, और एस में एस का एक कक्षक है, और पी में कक्षक, पी के जो कक्षक हैं उस 3 कक्षकों में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं। तो यह जो निकल के आया है वो है संकरण D2sp3। ये निकल के आया है बेटा संकरण, इसका नाम है D2sp3। अगर किसी संकरण में D कक्षक प्रयुक्त हो रहे हैं और वो पहले लिखे जा रहे हैं तो समझ लेना वो 3D हैं, और यदि वो sp के बाद में लिखे जा रहे हैं तो हमको समझ लेना है कि वो 4D हैं। अगर 3D है तो निम्न चक्रण संकुल होगा, और अगर 4D है तो उच्च चक्रण संकुल होगा। बाह्य कक्षक जो हैं डी के वो प्रयुक्त होंगे और 3D में आंतरिक कक्षक प्रयुक्त होंगे। अब ये कंडीशन क्लियर हो गई बेटा। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि अगर संकरण हमारा क्लियर हो जाता है तो हम, और ये कंडीशन क्लियर हो जाती है तो हम बता सकते हैं कि इसकी ज्यामिति कैसी होगी, इसके गुण कैसे होंगे और चक्रण किस प्रकार का होगा। तो यहाँ पर हम बनाते हैं इसको, अब आप मिटा दिया जाता है। अब देखिए बेटा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी पेयर्ड कंडीशन पे हैं, सभी युग्मित हैं, और अगर सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगा। अर्थात यह जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव, इसका नाम है हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। यह जो है वो होगा प्रतिचुंबकीय। कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय क्यों होगा? क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो युग्मित हैं, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। दूसरी कंडीशन ये है बेटा, इसमें डी जो है वो 3D है तो यह निम्न डी कक्षक संकुल होगा, अर्थात इसका जो चक्रण है, इसका चक्रण होगा वो निम्न होगा, तो अर्थात निम्न चक्रण संकुल होगा ये। और इसकी जो ज्यामिति है वो ज्यामिति डिपेंड करती है संकरण पे। तो कुछ बेसिक बातें आपको बताते हैं, आप ध्यान में रखेंगे। यदि संकरण sp होगा तो ज्यामिति होगी रैखिक। यदि संकरण sp2 होगा तो ज्यामिति होगी त्रिकोणीय समतल। अगर संकरण sp3 होगा तो ज्यामिति होगी चतुष्फलकीय। तो ज्यामिति होगी चतुष्फलकीय। यदि संकरण dsp2 होगा तो ज्यामिति होगी वर्ग समतल। वर्ग समतल। और यदि संकरण D2sp3 होगा, D2sp3 होगा तो ज्यामिति होगी अष्टफलकीय। अष्टफलकीय। और यदि संकरण sp3D2 होगा तब भी ज्यामिति होगी अष्टफलकीय। लेकिन इन दोनों में अंतर है। यहाँ देखो ये 3D इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ 4D। तो यह जो है वो आंतरिक कक्षक होंगे डी के, तो आंतरिक कक्षकों के लिए है, और यह जो है वो बाह्य कक्षकों के लिए है बेटा। अगर उप सह संयोजन संख्या की बात करें तो वो डिपेंड करती है इस पर। तो इसकी उप सह संयोजन संख्या जो है वो sp की 2 है, sp2 की जो उप सह संयोजन संख्या है वो 3 है समन्वय संख्या, और इसकी 4 है। इसकी भी समन्वय संख्या 4 है। इसकी कितनी है? 3 2 5 1 6, और 6 ही इसकी है। तो इस तरीके से अगर संकरण हमारा हमको पता चल जाता है तो हम ज्यामिति भी बता सकते हैं कैसी है। तो यहाँ देखेंगे बेटा D2sp3 संकरण है, D2sp3 संकरण है, कक्षक प्रयुक्त हो रहे हैं आंतरिक, ये 3D वाले हैं। तो ये कंडीशन बनेगी बेटा D2sp3 में आंतरिक कक्षक संकुल है और अष्टफलकीय इसकी आकृति होगी। तो अष्टफलकीय आकृति कैसी होगी इसको बनाते हैं।
बेटा यहाँ पर देखो कोबाल्ट है, केंद्र में स्थित है कोबाल्ट, और उस कोबाल्ट से लिगेंड्स जो हैं आपके NH3 वो इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ये NH3 जो है वो लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, और लिगेंड्स हैं कितने संख्या में, 6। तो इस तरीके से आकृति बनेगी इसकी, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसीलिए उपसह संयोजी बंध हम इस तरीके से बना देंगे। तो यह जो आकृति होती है वो होती है अष्टफलकीय। तो हमने देखो कितनी चीज़ों को समझा बेटा। हमने समझा कि यह चुंबकीय गुण कैसा प्रदर्शित करेगा, सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो यह प्रतिचुंबकीय होगा। चक्रण निम्न चक्रण संकुल है, क्योंकि 3D इस्तेमाल हो रहे हैं। इसकी ज्यामिति जो है वो अष्टफलकीय है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी हमने समझ लिया, और इसका संकरण भी हमने निकाल लिया, D2sp3 संकरण है। तो इस तरीके से ये काम करता है। जो आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो संकुलों की ज्यामिति है, इनके आबंधन को और इनकी चुंबकीय गुण को, इस बारे में ये बात करता है। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। वो एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पर जो था वो प्रबल लिगेंड था जिसने युग्मन करा दिया। अगला एग्जाम्पल लेंगे, अगर जो लिगेंड है वो दुर्बल है तब किस प्रकार की कंडीशन बनेगी। ये दोनों हैं वो अष्टफलकीय के लिए हैं बेटा। ये एग्जाम्पल भी अष्टफलकीय के लिए है, और अगला एग्जाम्पल जो हम लोग देखेंगे अभी वो भी अष्टफलकीय के लिए होगा। तो एग्जाम्पल है FeS2O का होल 6, FeS2O का होल 6 और 2 पॉजिटिव। इसका नाम है हेक्सा एक्वा फेरस सेकेंड आयन, हेक्सा एक्वा फेरस सेकेंड आयन। तो सबसे पहले हमको जो केंद्रीय धातु है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। फेरस का परमाणु क्रमांक होता है 26, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब यहाँ जो Fe है वो 2 पॉजिटिव कंडीशन पे ऑक्सीडेशन स्टेट 200 कर रहा है, तो यह 4s से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएंगे। तो ये हो जाएगा Fe 2 पॉजिटिव का जब करेंगे तो ये यहाँ तक सेम रहेगा, ये रहेगा 3d6। अब हमको करना क्या है बेटा, जो 3d है इसमें इलेक्ट्रॉनों के वितरण को दर्शाना है कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन इसमें अभी फिल हैं। तो D के पास 3D है, इसके पास 5 चैम्बर होते हैं। आगे हैं जो देखो लिगेंड्स कितने हैं, 6, तो हमको 6 खाली कक्षकों की आवश्यकता है। तो आगे बना देते हैं S और P के लिए भी, फिर हम देखेंगे कितने कक्षक इस्तेमाल होते हैं। तो ये 3D है, यहाँ ऊपर लिख देते हैं 3D, यहाँ 4S है और ये 4P है। तो 3D में इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन हैं 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे ही लिगेंड्स इसके साथ आया, लिगेंड्स जो है वो है आपका S2O, लिगेंड्स है आपका S2O। तो S2O जो है वो एक दुर्बल लिगेंड है, और दुर्बल लिगेंड युग्मन नहीं कराता है। तो ये जो 3D है फेरस, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कराएगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D में इसी प्रकार रहेंगे, और अगर पूरी तरीके से कक्षक खाली नहीं होते हैं तो कोई भी लिगेंड्स जो जुड़ता है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को वहाँ शिफ्ट नहीं करता है। तो इसके लिए लिगेंड हैं 6, तो 6D से कोई कक्षक मिलने वाला नहीं है। तो 4s का एक और 3 4p के, तो 4 कक्षक हो रहे हैं, अर्थात कुछ कक्षकों की कमी है। तो वो कक्षक हमको मिलेंगे
4d से, वो कक्षक मिलेंगे 4d से। तो जो लिगेंड्स है H2O वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को 4s में फिल करेगा, 4p के तीनों कक्षकों में फिल करेगा और 4d के 2 कक्षकों में फिल करेगा। तो यह H2O इस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन्स को भर देता है। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे बेटा, यहाँ पर जो संकरण होगा वो देखो 4s का एक ऑर्बिटल, 3 4p के और 2 4d के। तो संकरण जो होगा वो यहाँ संकरण होगा sp3d2। संकरण मालूम हो गया sp3d2। तो इसकी जो चुंबकीय गुण हमको इलेक्ट्रॉन के वितरण से पता चल जाएंगे। तो इसके जो चुंबकीय गुण होंगे बेटा वो देखो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 3d के पास में, अर्थात यह जो है वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा, या हम लिख सकते हैं यह अनुचुंबकीय होगा। यह अनुचुंबकीय होगा। संकरण sp3d2 है तो इसकी ज्यामिति कैसी होगी और चक्रण कैसा होगा? बाह्यतम डी कक्षक संकुल है या आंतरिक डी कक्षक संकुल है? तो ध्यान देंगे 3d में लिगेंड्स ने कोई इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किया है, जो इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं वो 4d में है। तो यह बाह्य कक्षक संकुल है। तो यह बाह्य कक्षक संकुल है। तो यह बाह्य कक्षक संकुल है। तो हमको ऐसे 3 चीजें इसकी पता हो गई। और बेटा इसकी जो ज्यामिति है वो देखो, संकरण चूंकि sp3d2 है, sp3d2 बाह्य कक्षक संकुल होगा तो ज्यामिति इसकी भी अष्टफलकीय होगी। तो देखो ज्यामिति इसकी बनाते हैं, Fe और यहाँ पर H2O और यहाँ पर H2 हो जाएगा और यहाँ H2 हो जाएगा। इस तरीके से ये ज्यामिति इसकी बन जाएगी और पूरा जो आयन है वो शो कर रहा है 2 पॉजिटिव। तो ये इसकी ज्यामिति हो गई। बाह्य कक्षक संकुल है और यह चक्रण जो शो करेगा वो उच्च चक्रण शो करेगा। यह उच्च चक्रण शो करेगा। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं बेटा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। जो अष्टफलकीय संकुलों के लिए, जो अष्टफलकीय संकुल होते हैं उसमें केंद्रीय धातु जो होती है उसका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय हमको ध्यान रखना है कि वो कितनी ऑक्सीकरण अवस्था शो कर रहा है। तो उसका ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनों को निकालकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है हमको। फिर संकरण देखना है, उसमें संकरण कैसा है, संकरण पता चल जाएगा। और इलेक्ट्रॉनों का वितरण हम देखेंगे तो उनके चुंबकीय गुण को हम समझ लेंगे कि ये कैसा चुंबकीय व्यवहार शो करेगा। उसके बाद में अगर 3D कक्षक हैं तो आंतरिक कक्षक संकुल है, और अगर 4D कक्षक इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो बाह्य कक्षक संकुल हो गया। तो ये भी जानकारी मिल जाएगी। अगर बाह्य कक्षक संकुल है तो चक्रण उच्च होगा, और अगर निम्न कक्षक संकुल है तो चक्रण निम्न होगा। और संकरण के मालूम होने से ही हमको इसकी ज्यामिति का भी आइडिया लग जाता है कि इसकी ज्यामिति कैसी होगी। तो जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो किसी उप सहसंयोजी यौगिक की इलेक्ट्रॉनिक संरचना, आबंधन की प्रकृति और ज्यामिति और चुंबकीय गुण आदि के विषय में हमको जानकारी देता है। तो उम्मीद करते हैं बेटा समझ में आ गया हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। आप इसको